हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। और इस लेसन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, जिसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसको आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इसमें हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक। ओके, और ये हमारा जीआईसी लेक्चर का 2009 का क्वेश्चन पेपर है, जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देख लेंगे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह से आपका सिलेबस कवर होता है, क्वेश्चंस के पैटर्न। और यही क्वेश्चंस के पैटर्न अदर्स पे भी अप्लाई हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, तो वो किस तरह से हम सारा ही सॉल्व करेंगे इनको। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का इस लेसन का, दैट इज अ वर्स फ्रॉम यूजिंग स्टैंजा ऑफ 8 लाइन ईच विथ 11 बाय syllables इज नोन एज। तो देखिए, ये आपका पोइट्री के फॉर्म का क्वेश्चन आ गया, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री जो हम पढ़ते हैं वहाँ से है ये क्वेश्चंस। तो 8 लाइंस का जो स्टैंजा होता है वो ओटावा राइमा कहलाता है। ठीक है, अ वर्स फ्रॉम यूजिंग स्टैंजा ऑफ 8 लाइन, एक ऐसा वर्स जो कि 8 लाइन का स्टैंजा है जिसमें ईच विथ 11 syllables इज नोन एज ओटावा राइमा। बैलाड एक नरेटिव पोयम होती है जिसमें स्टोरी सुनाई जाती है, एंड राइम रोयल होता है 7 लाइन का स्टैंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द राइटर हु फर्स्ट यूज्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोएट्री। तो पोएट्री के फॉर्म से क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कि आपके है सिलेबस में फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, तो उसमें 3 होते हैं, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, फॉर्म्स ऑफ प्रोज एंड फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। तो ये फॉर्म्स ऑफ पोएट्री से क्वेश्चन बन रहा है। फर्स्ट तो किसने किया था ब्लैंक वर्स का यूज, द आंसर इज अर्ल ऑफ सरे, अर्ल ऑफ सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्थेटिक मूवमेंट विच ब्लॉसम्ड ड्यूरिंग द 1880s वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। कौन इसमें नहीं था? जब आप इसको देखेंगे एस्थेटिक मूवमेंट को, तो ये एक तरह का बता देते हैं, एक इंटेलेक्चुअल एंड आर्ट मूवमेंट था जो कि एस्थेटिक वैल्यूज़ को सपोर्ट करता। तो देखिए, एस्थेटिक मूवमेंट इनमें कौन नहीं था? प्री रैफेलाइट्स भी थे, रस्किन भी थे, पीटर भी थे, मैथ्यू अर्नोल्ड नहीं थे, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो मैथ्यू अर्नोल्ड इसमें नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, आइडेंटिफाई द रेटोरिकल फिगर यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ टेनिसन। तो रेटोरिकल फिगर ऐसे क्या, फिगर ऑफ स्पीच पूछिए स्टूडेंट्स, फिर ऑप्शन से भी हम समझ रहे होंगे। फेथ अनफेथफुल कैप्ट हिम फॉल्सली ट्रू, फेथ अनफेथफुल कैप्ट हिम फॉल्सली ट्रू। तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है दैट इज ऑक्सीमोरन। कंट्रास्ट होता है, दो विरोधी बातें चलती हैं, दो अपोजिट्स आते हैं, ना कि फेथ एंड अनफेथफुल, ये अपोजिट्स है एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, W.B. Yeats used the phrase the artifice of eternity in his poem। तो इन्होंने ये किस पोयम में यूज़ किया था? आंसर इज ए, सेलिंग टू बाइजेंटियम। करेक्ट आंसर इज ए, सेलिंग टू बाइजेंटियम। ये डब्ल्यू, अब इससे हमको ये भी देख लेना कि ये जो है पोयम, ये इनकी है, W.B. यीट्स की, विलियम बटलर यीट्स की। और ये इनका फ्रेज, कि ये फ्रेज किसका है, इस टर्म फ्रेज से क्वेश्चन बनता है। तो द आर्टिफाइस ऑफ एटर्निटी इनका है, W.B. यीट्स का। और सेलिंग टू बाइजेंटियम इन्होंने ये यूज़ किया है। क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं? हु इज़ पिप्स फ्रेंड इन लंदन। तो पिप्स के फ्रेंड कौन थे लंदन में? तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट बन रहा है ग्रेट एक्सपेक्टेशन से, एंड चार्ल्स डिकेंस का ये नॉवल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, उसके ये मेन कैरेक्टर है पिप। तो पिप के फ्रेंड कौन थे लंदन में? करेक्ट आंसर इज डी, जैगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज मिस्टर टेंच इन द पावर एंड द ग्लोरी। पावर एंड द ग्लोरी में मिस्टर टेंच एक कैरेक्टर है। अब आप देखिए कैरेक्टर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पावर एंड द ग्लोरी जो हमारा वर्क है, नॉवल है, ग्राहम ग्रीन का ये वर्क है। ओके, अब इतना फेमस हो गया ये, इस वर्क से ग्राहम ग्रीन जाने जाते हैं। कहीं वर्क इम्पॉर्टेंट होता है, कहीं राइटर। कभी कोई वर्क इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि उसकी वजह से हम उसके राइटर की बायोग्राफी को देखते हैं। अदरवाइज जो शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ है उनको तो हम सारा ही उनका कंटेंट देखते हैं। तो ये बहुत फेमस है, द पावर एंड द ग्लोरी। और इसमें मिस्टर टेंच जो मेन कैरेक्टर है, इनका पूछ लिया है प्रोफेशन, तो वो है एक डेंटिस्ट। ग्राहम ग्रीन का ये नॉवल है स्टूडेंट्स, और 1940 में पब्लिश हुआ था, द पावर एंड द ग्लोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज ओरिजिनली यूज्ड फुल वर्क एंटाइटल्ड। इसका एक और टाइटल, अदर टाइटल कुछ भी कह सकते हैं हम लोग, वो है फर्स्ट इम्प्रेशन। क्वेश्चन आंसर नंबर सी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द अनदर टाइटल, ओरिजिनल टाइटल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन। प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नॉवल इन विच द कैरेक्टर ऑफ शार्लोट ल्यूकास फिगर्स। कहाँ मिलेंगे हमें ये कैरेक्टर शार्लोट लुकास? तो करेक्ट आंसर इसका अगेन प्राइड एंड प्रेजुडिस ही है स्टूडेंट। ठीक है, ये जो कैरेक्टर से क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत फेमस नॉवेल है इनकी, चार्ल्स डिकेंस की, तो उस सॉरी जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो उसमें यही मेन करेक्टर शार्लोट लुकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये कोटेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं। कोटेशन से क्वेश्चन बनता है तो हमारे यहाँ तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर हमारे माइंड में ये आता है कि हम कैसे इनको कवर करेंगे, कैसे इन क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, कि इतने सारे कोटेशंस हैं, कोई भी लाइन किसी भी वर्क की, तो क्या पूरे पूरे ड्रामाज और बुक्स लेके बैठे पढ़ें इन सारे राइटर्स की। तो लेकिन फिर भी अगर हम लोग ऐसे सेट लगा के और वहाँ हमको जो भी लाइन्स वगैरह मिल जाती हैं, क्वेश्चन जिनके बन चुके हैं, जैसे ये दिया गया है, तो आप इनको भी अच्छे से समझ लें, कभी कभी यही रिपीट होते हैं। ठीक है, तो कंटेंट इतना उसमें नहीं रहता है। ये जो लाइन है, देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, तो ये लाइन हमको मिलेगी स्टूडेंट्स हैमलेट में, शेक्सपियर्स हैमलेट। और हैमलेट जो है शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी में से एक है। तो शेक्सपियर का ये क्वेश्चन बहुत बनता है, इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ कौन सी हैं? हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर एंड ओथेलो। तो उसमें से ये एक है जहाँ ये लाइन हमको मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरो। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें ओनली हीरो, ओनली हीरोइन, नो हीरो, ये किसने कहा है? शेक्सपियर के वर्क के लिए जॉन रस्किन ने कहा था। जॉन रस्किन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जॉन फॉलस्टफ, देखिए, इज वन ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट कॉमिक फिगर। ये जो सर जॉन फॉलस्टफ है, इनके कॉमिक फिगर्स हैं। और अगर बात करें तो ये हमारे सर जॉन फॉलस्टफ शेक्सपियर के एक कैरेक्टर हैं जो इन्होंने गढ़े हैं अपने वर्क में, ड्रामाज में। लेकिन किस ड्रामा में, ये भी तो है ना। तो वैसे देखो, कॉमिक फिगर बता रहे तो हम सोचेंगे हाँ कॉमेडीज़ में ही मिलेंगे हमको, तो ये हमको मिलेंगे द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में। ये कॉमेडी है इनका ड्रामा शेक्सपियर का। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में है ये सर जॉन फॉलस्टफ, एंड हेनरी 4 पार्ट 1 में है, एंड हेनरी 5 में भी है ये सर जॉन फॉलस्टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, दैट मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट वॉज सेड बाय। देखिए, जैसे वो जॉन रस्किन का कोटेशन था शेक्सपियर के लिए, नो हीरो ओनली हीरोइंस, इन द सेम वे, ऐसा ही ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मिल्टन के लिए डेविल्स पार्टी वर्ड यूज़ किसने किया? ठीक है, तो इसका आंसर है विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ने कहा था इनको। हु कॉल्ड शैले इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इनफैक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिम ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। ये भी कोटेशंस, बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स जैसे पढ़ते ही रहते हैं, अगर वो काफ़ी सेट लगा चुके होंगे तो उनको ये बहुत रिपीट हुए होंगे ये क्वेश्चंस, कि शैले के लिए ये बात किसने कही थी? ल्यूमिनस विंग्स इन वेन, अ ब्यूटीफुल एंड इन अफेक्चुअल एंजल, शैले को किसने कहा? इसमें है मैथ्यू अर्नोल्ड, इसका आंसर है मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, एसेज ऑफ एलिया आर। एसेज ऑफ एलिया क्या है? देखिए, एसेज ऑफ एलिया कलेक्शन ऑफ ऐसे हैं बाय चार्ल्स लैम, और यहाँ मतलब इसमें करेक्ट आंसर है बी, प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट्स। देखिए, ऑटोबायोग्राफिकल है ये एसेज ऑफ एलिया, और चार्ल्स लैम का जो स्यूडोनिम था, स्यूडोनिम या एक अलग नाम जो बना लेते हैं, तो वो एलिया ही था, एलिया, और एसेज ऑफ एलिया इसका टाइटल है, और ये ऑटोबायोग्राफिकल है। पार्ट 1 एसेज ऑफ एलिया का पब्लिश हुआ था 1823 में, जिसका नाम था एसेज ऑफ एलिया, और इसी का ही सेकंड वॉल्यूम आया था लास्ट एसेज ऑफ एलिया 1833 में। तो एसेज ऑफ एलिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स लैम का वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। द थीम ऑफ टेनिसन्स पोएम द प्रिंसेस इज, तो प्रिंसेस से आप कनेक्ट कर सकते हो लेडीज, महिलाओं को, तो वुमेन्स एजुकेशन एंड राइट इसका थीम था टेनिसन्स। टेनिसन देखिए पोइट लॉरियट रहे, बहुत फेमस
जो है ब्रिटेन के ब्रिटिश राइटर पोइट हैं। द प्रिंसेस का वर्क है। पोइट लॉरियट रहे थे टेनिसन 1850 से लेकर 1892 तक, अपनी डेथ तक, मृत्यु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थैकरेज एस्मंड इज अ नॉवल ऑफ हिस्टोरिकल रियलिज्म कैप्चरिंग द स्पिरिट ऑफ द एज ऑफ क्वीन एन। इसका जो आंसर है, ये जो विलियम मैकपीस थैकरे इनका फुल नेम है इन राइटर्स का, इनकी जो नॉवल है एजमंड, एक नॉवल है, हिस्टोरिकल नॉवल है। तो वो हिस्टोरिकल में क्या है, उसने हिस्ट्री किस चीज़ की दिखाई गई है, विक्टोरिया एज, एलिजाबेथन एज। आंसर इज सी, द एज ऑफ क्वीन एन। क्वीन एन के एज को कवर किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडिपस कॉम्प्लेक्स इज, तो ये तो थोड़ा साइकोलॉजी में भी मिलता है हमको ये। ईडिपस एंड इलेक्ट्रा दो मिलते हैं ना। ईडिपस कॉम्प्लेक्स वो होता है जब एक सन का अट्रैक्शन उसकी माँ की तरफ होता है, एंड इसका अपोजिट होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक डॉटर का अट्रैक्शन उनके फादर के लिए होता है। तो यहाँ ईडिपस कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, माई ओन ग्रेट रिलीजन इज अ बिलीफ इन द ब्लड द फ्लैश एज बीइंग वाइजर देन द इंटेलेक्ट हु रॉट दिस। ये जो इस तरह की कोटेशंस आ रही हैं, अगर मेरा ऐसा सीधा सा कहना है, अगर आप नोट्स बना के स्टडी नहीं कर रहे हैं तो आप काफ़ी आपका नुकसान हो सकता है, इसमें वेस्ट है, क्योंकि इतना पढ़ रहे हैं अगर आप इसके नोट्स नहीं बनाएंगे तो इस तरह के जो लाइन्स आ रहे हैं, कोटेशंस आ रहे हैं, इनको तो एज इट इज़ आप नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो लाइन है ये है D.H. लॉरेंस की, D.H. लॉरेंस। ओके, quotations, my own great religion is a belief in the blood the flesh as being wiser than the intellect. Next question, Shakespeare makes fun of the Puritan in his play. इन्होंने प्यूरिटन्स का फन मजाक बनाया अपने किस प्ले में। क्वेश्चन नंबर 73, आंसर इज 12th नाइट। ठीक है, और इसमें इनका एक कैरेक्टर होता है 12th नाइट में, मल वैल्यू, वो प्यूरिटन्स के रूप में उसको दिखाया गया है। द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू दैट इन वेंजिनेंस, ये भी कॉमन ही लाइन है, द टेम्पेस्ट की है ये, एक्ट 5 सीन 1 में हमको मिलेगा ये लाइन। तो द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू दैट इन वेंजिनेंस, द टेम्पेस्ट का है। ऑप्शन में शेक्सपियर लिखे होते, अगर राइटर्स लिखे होते तो भी करेक्ट जाता ना ऐसे, तो फिर पूछ लेते शेक्सपियर की किस वर्क की लाइन है, टेम्पेस्ट की है। जेन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ डोमेस्टिक नॉवल, घरेलू कहानी इसमें दिखाई गई है, जेन ऑस्टन्स का जो नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी, दिस लाइन अक्वर इन द पोएम। अभी तक भी जो भी आप स्टडी कर रहे हैं और इतने सारे कोटेशंस आपको कई सारे सेट लगाते में स्टडी करते में जो मिलते हैं ना, इनको भी अगर आप एक जगह लिख लोगे तो वहीं से भी आपके क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो हेवन लाइज अबाउट अस इन अवर इन्फेंसी का जो है ये जो लाइन है इमोर्टैलिटी ओड में हमको मिलेगी। इमोर्टैलिटी ओड किसका है ये, वर्ड्सवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ कॉल हिमसेल्फ अ वर्शिपर ऑफ नेचर इन दिस पोएम टिंटन एबे। टिंटन एबे में इन्होंने अपने आप को वर्शिपर ऑफ नेचर कहा है। टिंटन एबे, इसका जो फुल टाइटल है, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे इज द फुल टाइटल ऑफ दिस पोएम। Question number 78, when Wordsworth's Immortality Ode was first published in 1802, it had only how many stanza? 4 stanza, 1 to 4। पूछ रहे हैं कि जब Immortality Ode पब्लिश हुआ था पहली बार 1802 में, उसमें कितने स्टैंजा थे, तो 1 से 4 थे जब वो पहले पब्लिश हुआ था। विच मैथड ऑफ नरेशन हैज़ बीन एम्प्लॉयड बाय डिकेंस इन हिज नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में कौन सी मेथड इन्होंने यूज़ करी है नरेशन करने के लिए, नरेट करने के लिए। आंसर इज ए, डायरेक्ट और एपिक मेथड। हु सेड कीट्स वॉज अ ग्रीक, वेरी इंपॉर्टेंट, कीट्स वॉज अ ग्रीक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कीट्स को ग्रीक किसने कहा है, शैले ने कहा है, शैले, पीबी शैले, कीट्स वॉज अ ग्रीक। नेक्स्ट, डीजी रोसेटी वॉज अ ट्रू लिटरेरी डेसिडेंट, डेसिडेंट मीन्स होता है वंशज, तो ट्रू डेसिडेंट थे, ट्रू लिटरेरी डेसिडेंट थे डीजी रोसेटी किसके, सो द आंसर इज कीट्स, क्योंकि डीजी रोसेटी जो थे कीट्स से काफ़ी प्रभावित थे, उनका ही फॉलो करते थे, उनकी लिटरेचर का लिखने का स्टाइल, तो वो उनके डेसिडेंट्स कहलाते हैं, डीजी रोसेटी कीट्स के डेसिडेंट्स।
Next question is to which character in Hamlet does the following description apply? तो हैमलेट ही है इसका करेक्ट आंसर कि ये जो डिस्क्रिप्शन है हैमलेट में, ये किस हैमलेट के किस कैरेक्टर के लिए है? तो हैमलेट जी के लिए ही था वो। द टीडियस वाइजेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। अब ये जो कोटेशंस को आप ध्यान रखो कि ये कैसे भी पूछ सकते हैं। ये कोटेशंस किसकी है? हैमलेट की है, शेक्सपियर की है, ऐसे तो देख लेंगे। द टीडियस वाइजेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम बाय हैमलेट। अभी ऐसा है जैसे कि मैं इस सेट को समझा रही हूँ, क्वेश्चंस आ रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आंसर्स, लेकिन फैक्ट भी उतने ही देखें जितने हमको हजम हो जाए। वे मतलब अगर मैं चाहूँ तो इनकी कहानियाँ सुनाने लग जाऊँ, ये तब का कहा था, ये ऐसा वैसा नहीं, ठीक है। हमें अभी अपना फोकस करना है एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पे, हमको जहाँ ये मिलेंगे एज इट इज़। और सेट प्लीज़ ज़रूर लगाइए, सेट ही ऐसे ही तो प्रैक्टिस सेट जो आप लगा रहे हो ना एमसीक्यू, यही जो क्वेश्चंस में हम एग्ज़ाम में यही तो हमारे सामने आएंगे। थ्योरी कंटेंट थोड़ी ना हमारे सामने आएगा। थ्योरी वाइज पढ़ रहे हैं किताबों से मोटी मोटी इट्स ओके, लेकिन अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो 50-50 डिवाइड करें उसको, 50% एमसीक्यू सॉल्व करें, 50% थ्योरी और अपने डाउट्स क्लियर करें। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट इज़ द कोटेशंस फ्रॉम। ये तो इतना कॉमन इसमें पूछा गया है और यही चीज़ें सरफेस की जो है ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। देख लेंगे इसका आंसर। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट इज़ द कोटेशंस फ्रॉम, आंसर इज़ हैमलेट, विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर की ये कोटेशन है और हैमलेट में है ये। तो कोटेशन ये इससे भी तो ऐसे ही पूछ सकते थे ना, और ये ऑप्शन हमारे सामने लिखे होते तो हम शेक्सपियर बता देते। इन द सेम वे यही है, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, विलियम शेक्सपियर का ये कोटेशन है और हैमलेट में है ये। तो नेक्स्ट इज डज दो थिंक बिकॉज दो आर्ट वर्चुअस देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल हु स्पीक द लाइन्स गिवन अबव इन 12th नाइट। शेक्सपियर के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है, चाहे मैंने ही कितने लेसन बना दिए हैं शेक्सपियर के और चाहे अदर्स पढ़ा रहे हैं। तो इस पे तो अवेयरनेस की ही ज़रूरत होती है कि आपको वो मिल जाए क्वेश्चन और वो जो आने वाला है ऐसा कहीं आपसे मिल जाए, टकरा जाए, ठीक है। फिर भी तो डोस्ट यू थिंक दो थिंक बिकॉज यू आर्ट वर्चुअस, ये है हमारा ये लाइन किस कैरेक्टर ने बोली है ना 12th नाइट में? आंसर इज सर टॉबी बेल्च। 12th नाइट के कैरेक्टर हैं ये सर टॉबी। एक्ट 2 सीन 3 में ये लाइन कही थी इन्होंने। तो नेक्स्ट इज इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 सैटान इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ मिल्टन्स व्हाट। मिल्टन का क्या था ये? शैतान जो थे किस चीज़ का? मिल्टन की क्या उसमें थॉट्स मिलते हैं उसके रूप में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ये स्पिरिट ऑफ रिवॉल्ट। सी who call poetry the breath and the finer spirit of all knowledge। विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की इनकी जो डेफिनेशन है या इनके कोटेशन है पोइट्री को लेकर वो अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट है। तो द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, जिसमें से आप एक वर्ड की पकड़ सकते हैं, फाइनर स्पिरिट पोइट्री को किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने कहा है। 12th नाइट ओपन्स विद द स्पीच ऑफ। 12th नाइट किसकी स्पीच से शुरू होते हैं? ड्यूक। किसी भी फेमस नॉवल की ओपनिंग लाइन, लास्ट लाइन किसने बोली, वो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब अगर बहुत ज़्यादा फेमस वो वर्क है या राइटर है। तो 12th नाइट शेक्सपियर का है, इसकी ओपन होता है स्पीच से, ड्यूक की स्पीच से ये लाइन ओपन होती है। What was the cause of William's death in Sons and Lover? तो सन एंड लवर में विलियम जो कैरेक्टर होते हैं उनकी डेथ कैसे होती है? निमोनिया से होती है। निमोनिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ से देख लेंगे, थोड़ा सा धुंधला है यहाँ। विच पोएम ऑफ कॉलरिज इज एन ओपियम ड्रीम? देखिए ओपियम ड्रीम लिखा है, कॉलरिज की पोएम है ओपियम ड्रीम। ओपियम ड्रीम कौन सी है? तो आंसर इज ए कुबला खान। कुबला खान, और इसका एक और टाइटल है कुबला खान और अ विजन इन ड्रीम। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि इन्होंने ये पोयम की जो लिखा है कंटेंट वो इनको ड्रीम आया था ओपियम के समय, नशा करते समय ऐसा। विच स्टैंजा फ्रॉम डिड शैले यूज इन हिज फेमस पोयम ओड टू द वेस्ट विंड? ओड टू द वेस्ट विंड 5 सेक्शन में लिखी गई है, शैले की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोयम है।
और ये टर्जा राइमा में लिखी गई है। इसका आंसर सी है, टर्जा राइमा। अब हमारे सामने शैले आए, शेक्सपियर आए, मिल्टन, मैथ्यू अर्नोल्ड, चार्ल्स डिकेंस, कितने ही क्वेश्चंस आए। इन्हीं से तो आए हैं ना, फिगर ऑफ स्पीच से आया, वर्ड्स से मिला हमको क्वेश्चंस, जेन ऑस्टिन, कीट्स। तो स्टूडेंट्स बस यही तो हमारे सिलेबस में राइटर्स होते हैं। तो राइटर्स की बायोग्राफी और कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स देख लेंगे तो भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत डीप चला जाता है। बेहतर होगा कि आप उन्हीं वर्क से एमसीक्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, तो फिर देखिए आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस एज इट इज़ रखे मिलेंगे, तो कॉन्फिडेंस उससे बढ़ता है प्रैक्टिस सेट लगाने से। आज 90 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, इसके आगे 60 क्वेश्चंस और हैं, तो हम उसे भी कंटिन्यू करेंगे। और भी सेट जीआईसी के जो भी प्रीवियस हैं उनको अब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा सा सही रहेगा। बाकी कंटेंट सब मैं जो भी मैंने अभी नाम लिए इतने सारे बायोग्राफर्स के, वो मैं उनकी लेसन बना चुकी हूँ। आप उनको प्लीज़ देखिए और फिर अगर सेट लगाएंगे हम यहाँ आके तो आपको और ईज़िली आप खुद से ही सॉल्व करते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।